हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एफएसटी 12 के प्रॉब्लम डिस्कशन में, केमिस्ट्री प्रॉब्लम डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आई होप आप सभी लोग एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दिए होंगे और धीरे धीरे एनालाइज भी कर रहे होंगे। एनालाइज पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि आप एनालाइज करते रहो ताकि अगले टेस्ट में वो गलतियाँ ना हो। ठीक, सो नाउ स्टार्ट्स विथ 46 में क्या है, एक मॉलिक्यूल गिवन है। दिस इज टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ओके, ये जो क्लोराइड है वो टर्सरी है। तो दिस इज गिवन, दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल गिवन क्लोरीन हियर एंड वन मिथिल हियर। सो दिस इज क्या है, आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ना आप क्या है H2O का यूज करेंगे। दैट इज क्या है, वो आपका क्या है, प्रोटोनेटेड मीडियम है। यानी H2O की बात करो तो क्या होगा, जब ये H2O की बात करो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप H2O यूज कर रहे होते हो तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये क्लोरीन बाहर की तरफ चला जाएगा और जनरेट करेगा एक कार्बोकैटायन, जनरेट करेगा एक कार्बोकैटायन। सिंपल सी बात है, जब आप अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे होते हो तो प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, वो क्या करता है, SN2 मैकेनिज्म से जाता है। और जो भी टर्सरी हैलाइड होता है वो क्या प्रेफर करता है, क्या है, SN1 प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि वो आपका लिविंग ग्रुप बाहर जाकर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। तो जब ये आएगा तो ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। करेक्ट, ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, वो कुछ इस प्रकार का कार्बोकैटायन बना सकता है। ठीक, तो क्या है, 3+2+2 अल्फा हाइड्रोजन है। द मोमेंट हम सी की कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सो दिस इज विच रिएक्शन, SN1। ओके, सो दिस इज योर रिएक्शन SN1। ओके, नाउ कमिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन क्यों होगा, क्योंकि हमारा रिएजेंट क्या है, E2O निगेटिव है, यानी सॉरी ET निगेटिव है। यानी कि आपका ये आपका अगेन फिर से सेम मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, आइदर यू कैन टेक दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, बोथ आर सेम। ओके, सो ये क्या है, OET नेगेटिव। ओके, सो OET नेगेटिव इज बेटर और यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस कंपेयर टू और OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ऐसे क्यों होता है, क्योंकि OH जो होता है, जो H2O होता है, वाटर जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। सो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव से। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। करेक्ट, ये बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे। सो दिस इज वन स्टेप प्रोसेस, दिस इज एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन। सो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो रहा है, सो दिस इज E। और सिर्फ वन स्टेप प्रोसेस है। वन स्टेप प्रोसेस कौन सा होता है, E2 मैकेनिज्म आपका वन स्टेप प्रोसेस होता है। और इसमें क्या बनता है, आपका अल्कीन बनता है। और इसमें आप कौन सा अल्कीन यहाँ पे बना पा रहे हो, मोर सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, तो ये वाला अल्कीन आप बना रहे हो। तो ये क्या होगा, ये E2 मैकेनिज्म होगा, ये SN1 मैकेनिज्म होगा। Now coming to next problem, that is again a physical chemistry. What will be the value of molality of an aqueous solution, 10% weight by weight NaOH? So 10% weight by weight. So this is question number 47. So हमें क्या करना है, 10% weight by weight given है NaOH। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेटेस्ट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये हमने एज्यूम किया। जब अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन एज्यूम किया तो उसमें NaOH कितना हो जाएगा, उसमें 10 ग्राम NaOH हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम टोटल है तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन इज आस्किंग कि मोलालिटी। सो मोलालिटी मींस व्हाट, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय kg, और यू कैन से मास। सो राइट, kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, kg ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम इज द NaOH का मास है, 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो 10/40 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH divided by kg, that is the mass of solvent. So mass of solvent is 90 gram. Okay, 90 gram. So change this 90 gram into kg. So divide by, नीचे divide by 1000. This 1000 will come here. So 1000 I am writing here. Now put simple calculation. So this is gone,
this will go, so this comes to be what it is, this will come here, so this is 100 by 4 into 9, so you can put like this will also go 25, so 25 by 9 is okay. So this is around 2 point some value. So let us see the options. We have which option? 2.77 is the correct option. So do we need to calculate? No, this will give you the answer आराम से, correct? ठीक है, so 2.77 is the correct option. Now coming to 48 में क्या पूछ रहा है? स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होता है? आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। अगर हम इन सारे ऑप्शन में देखें तो हमारे पास या तो इंडक्टिव इफेक्ट दिख जा रहा है या तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिख जा रहा है। सो लेट अस वी हैव दिस प्राइमरी अमीन, ओके, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, सॉरी दिस इज वन मोर हियर, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज सेकेंडरी, मतलब तो इसके पास 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसके पास कम, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन इज 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, एंड दिस वन, सो दिस पॉजिटिव, सो इसके पास 2 + 2 + क्या हो गया यहाँ पे 3, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पे हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस इज 2 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज 4 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इनके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा, ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल। इफ यू सी द फोर्थ ऑप्शन में क्या किया इन्होंने? फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है? NO2 ग्रुप को ऐड कर दिया है। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस से भी, और N भी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम करेगा आसपास के एटम्स में। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा और उसको कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो जिस NO2 ग्रुप के कारण क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर फिर से बढ़ जा रहा है और ये कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे स्टेबल हो जाएगा इन तीनों। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है? विच इंटरमीडिएट इज मोस्ट स्टेबल, और सारे क्या हैं? पॉजिटिव वाले हैं। लेट अस ड्रॉ ऑल, दिस इज योर N, let us put NO2 here, okay, this is like this. Now what they are doing, they are this electrophile is attacking on this carbon, so हम ऐसे बना लें, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। सो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया जाए, तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? ई पॉजिटिव, ओके, ये बंदा आके अटैक करने वाला है बेंजीन रिंग पे, तो इसको अटैक, लेट अस ये कहीं भी अटैक कर सकता है क्योंकि हमारे पास हर पोजीशन पे ई गिवन है, तो या तो ई को यहाँ भी अटैक करवाओ, यहाँ भी कराओ, यहाँ भी कराओ, तो हमारे पास ऑप्शंस बनेंगे, वही इनमें से चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अटैक कराइए आप, तो जब आप यहाँ अटैक कराओगे तो क्या होगा? जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये कैसे कैसे स्टेबलाइज हो सकता है? रेजोनेंस से हो सकता है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यानी कि आप यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे हो और यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे हो, बगल में NO2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग है, तो NO2 क्या करेगा? इस पॉजिटिव कैरेक्टर को फिर से बढ़ा देगा और इस रिंग को क्या करेगा? जो पॉजिटिव जो आपका जो आयन बना है उसको क्या करेगा? इंटरमीडिएट को क्या करेगा? स्टेबल कम कर देगा या उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। क्या फिर से समझिए, ये जो पॉजिटिव बना, इस पॉजिटिव को आप रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने का सोच सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, NO2 बगल में है, वो क्या करेगा? NO2 कैसा? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो NO2 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डीस्टेबलाइज कर देगा। मान लीजिए ये जो E है समवेयर यहाँ अटैक कर लिया होता, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया होता और फिर से ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज को ये फिर से NO2 बढ़ाता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक NO2 रिंग में रहेगा, वो क्या करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करता रहेगा, करेक्ट। तो जब तक आप NO2 को जोड़े हुए हो, पॉजिटिव चार्ज का स्टेबल नहीं होगा। तो आपका काम ये है कि NO2 को भगा दो, तो NO2 को भगा दो, तो आपका जो ऑप्शन C है उसमें क्या है? कोई NO2 नहीं है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में क्या है, CH3C, CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज ब्रोमीन। ये क्या है, इसमें आप HBr का एडिशन करा रहे हो। सो HBr का एडिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसमें, वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुलाना चाहेगा, यानी दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, दिस कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो क्या है, ये HBr आके ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बंदा आया और यहाँ ऐड हो गया, सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या करता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे कौन सा है, HBr की बात करो तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है, तो बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा और कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा Br नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सो दिस ब्रोमीन, सो ब्रोमाइड आयन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, negative part of the addendum will go to the carbon carrying less number of hydrogen atom। तो या तो इस कार्बन के पास जाता या इस कार्बन के पास जाता, मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला कि आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये Br आके यहाँ पे ऐड होने वाला है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या आएगा, H प्लस आके यहाँ पे आएगा, इस CH2 के पास चला जाएगा, सो इट विल फॉर्म CH3C, C पॉजिटिव देन CH3 and bromine here. Okay, so bromine here. Now bromide ion will come and attack on this carbon, और यहाँ पे इस पॉजिटिव पे आएगा और यहाँ पे Br2 बना लेगा। Okay, so now if you see the options, क्या बोल रहा है, it is electrophilic addition, correct, so this is electrophilic addition, it follows Markovnikov rule। हाँ, electrophilic addition Markovnikov rule follow कर रहा है। First H plus attacks on vinyl bromide followed by bromide and a product is CH3 CBr2 and CH3, करेक्ट। सो प्रोडक्ट सही बन रहा है, और जो ये वाइनाइल ब्रोमाइड है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड वाइनाइल ब्रोमाइड ग्रुप। ओके, तो पहला H प्लस है, इस ग्रुप पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे चला जा रहा है, H प्लस यहाँ पे बनाएगा ये CH2 और ये बना देगा CH3 पॉजिटिव, सॉरी CH2 आके ये जो H प्लस है आके इस पार्टिकुलर ग्रुप पे आके जुड़ेगा और ये कार्बन बन गया CH3, जनरेट हो गया कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे आपको Br आके फिर से इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 फिर से समझेंगे। फर्स्ट H प्लस अटैक्स ऑन वाइनाइल ब्रोमाइड, तो ये H प्लस आके सबसे पहले यहाँ पे चला आएगा, ये H प्लस यहाँ पे चला आएगा और ये बोलेगा कि भैया मैं कहाँ अटैक करूँ, तो ये इस ग्रुप पे अटैक कर रहा है, सो करेक्ट। तो H प्लस इस ग्रुप पे अटैक करने के बाद ब्रोमाइड आयन इस पे अटैक कर रहा है, यही आपका ऑप्शन नंबर C बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका ये बोलना चाह रहा है, तो आपका ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 51। 51 क्या है, वी हैव एडिंग पाउडर्ड कॉपर एंड जिंक टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ईच कॉपर +2 एंड जिंक +2। सो लेट अस राइट सिंपल रिएक्शन। तो जिंक जो है, जिंक और कॉपर +2, दिस इज द फेवरेबल, वी विल गिव यू जिंक +2 एंड कॉपर। यही रिएक्शन फेवरेबल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप E0 के हिसाब से देखो, E0 ऑफ सेल के हिसाब से देखो तो भी ये रिएक्शन फेवरेबल माना जाएगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन प्रोसेस के हिसाब से देखो तो भी समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि अब अगर आप कॉपर और जिंक इसमें डाल रहे हो, हमारे पास क्या है, कॉपर +2 और जिंक +2 सॉल्यूशन में है। जैसे ही आपने क्या डाला, जिंक पाउडर और कॉपर पाउडर डाला, तो जिंक पाउडर डालते ही वो क्या करेगा, कॉपर +2 जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है उसके साथ रिएक्शन करके जिंक +2 और कॉपर पाउडर और कॉपर सॉलिड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। कॉपर सॉलिड बनाना शुरू कर देगा, और कॉपर सॉलिड क्या फर्दर रिएक्शन नहीं करना है, कॉपर सॉलिड जो है फर्दर रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो जो कॉपर पाउडर आपने डाला वो तो रिएक्शन नहीं करने वाला है, पर जो आपने जिंक पाउडर डाला वो तो रिएक्शन करने वाला है। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन, जिंक का जो सॉलिड जिंक पाउडर जो है वो खत्म होता चला जाएगा। तो क्या है, और क्या बनता चला जाएगा, मोर और मोर जिंक +2 बनता चला जाएगा, कॉपर पाउडर बनता चला जाएगा। तो मोर ऑफ कॉपर एंड जिंक +2 आयंस क्या हो जाएंगे आपके, बन जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम 52।
नाउ 52 क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है CH3CO CH2 4 एंड CHO सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है। वी हैव 52 एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये इनकी बात ये करना है। नाउ हमारे पास क्या है CH3, सो दिस इज लेट अस राइट द सिंपल बॉन्ड लाइन नोटेशन, आई कैन राइट द सिंपल स्ट्रक्चर। सो आई विल राइट CH3 C double bond O C. How many carbon we have? 4. So 1 2 3 4. Then CHO, then CHO. अब क्या हो सकता है कि चीजें हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि ये कार्बन दिस विल फॉर्म नेगेटिव एंड अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन, एक पॉसिबिलिटी। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कार्बन आके यहाँ अटैक कर दे, और क्या हो सकता है ये कार्बन आके यहाँ अटैक कर दे। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों कार्बन पॉजिटिव नेचर किसका जाता है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यानी कि क्या है कि ये कार्बन पे अटैक बहुत ही ज़्यादा आसान है कंपेयर टू इस कार्बन पे। ये कार्बन पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये जो कार्बन है वो ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है कंपेयर टू ये कार्बन, करेक्ट। यानी कि ये क्या कर सकता है, आप नेगेटिव या तो यहाँ बनाओ या तो यहाँ बनाओ और अटैक करवाओ इनके पास। तो पहला हम इसको अटैक करवा दें। तो जब इसको अटैक करवाएंगे, लेट अस पुट नंबरिंग 1 2 3 4 5, ओके। तो हमारे पास 5 नंबर 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनने वाला है। सो विल फॉर्म 5 मेंबर रिंग, ओके। 5 मेंबर रिंग, पुट नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर 1 एंड 5 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन डबल बॉन्ड। सो 1 एंड 5 के बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन गया। फिर 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 नंबर से, एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका एक हो सकता है। अब जब ये अटैक करेगा, जब ये बंदा अटैक करेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगा। तो 7 बना लीजिए, ओके। दिस इज 1 2 3 4 5 6, ओके 6 ही बन गया, 7 बनाया जाए। वन टू थ्री फोर 5 6 एंड 7, ओके 7 नंबरिंग बन गया, ओके। नाउ अगेन आप देखोगे तो लेट अस पुट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो 1 एंड 7 के बीच में क्या हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। 1 7 2 3 4 5 6, 1 एंड 7 के बीच डबल बॉन्ड है। फिर दूसरे नंबर कार्बन पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर लिख दें, लेट्स राइट नंबरिंग हियर 1 2 3 4 5 6 7। सो 2 एंड 3 के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। 2 एंड 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट बन सकता है। पर हम हमेशा बोलते हैं कि जो आपका 5 मेंबर रिंग होता है वो फेवरेबल होता है कंपेयर टू 7 मेंबर। तो प्रोडक्ट दोनों तो बनेगा पर मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर बनेगा, ये आपका माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग क्या है, मोर फेवरेबल कंपेयर टू द 7 मेंबर। तो ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। कमिंग टू 53, व्हाट इज, ओके 53 हैज विल बी डिस्कस्ड। देन क्वेश्चन कमिंग टू 55 क्या बोल रहा है, 55 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए आपके पास क्या है, पिछले टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया था टॉटोमेरिज्म मतलब कि एक तो प्रोटॉन को खोजिए। तो सर्च कीजिए कि ऐसा कौन सा जो है आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके पास प्रोटॉन हो। तो पहले वाले में कोई भी प्रोटॉन नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं टर्सरी। जैसे आप देखो उसके इस वाले ग्रुप में भी पैरा पोजीशन पे अगर आप देखो क्या हो जा रहा है, दिस इज गिवन। हम लोग सोचते हैं यहाँ पे एक प्रोटॉन है, पर इन्होंने क्या करके ब्लॉक कर दिया, इन्होंने ऐसा डाल दिया, यानी कि अब क्या हो सकता है यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन नहीं मिल पा रहा है। सिमिलरली हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है, पर इन्होंने क्या किया, इसको भी ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसा ग्रुप दे दिया यहाँ प्रोटॉन मिल सकता था तो इन्होंने इसको भी ब्लॉक कर दिया।
यानी कि ना यहाँ प्रोटॉन दिख रहा, ना यहाँ प्रोटॉन दिख रहा, ना यहाँ प्रोटॉन दिख रहा। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम में प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा, जो कि माइग्रेट करके ऑक्सीजन के पास पहुंचे, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपका काम है प्रोटॉन खोज लीजिए कहाँ पे, कंजुगेटेड सिस्टम पे। तो लेट अस सी ऑप्शन 2 क्या बोल गया। ऑप्शन 2 देखा आपने, ऑप्शन 2 देखोगे तो क्या है इसमें, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, सो अगर आप देखो तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ओके, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम 1 2 1 2 कंजुगेटेड सिस्टम पे हाइड्रोजन है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इस बॉन्ड को तोड़िए, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि दिस विल शो टॉटोमेरिज्म। बाकी के साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहा है कि दिस इज 56। इन्होंने क्या बोला कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप ये समझिए कि जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे कहाँ पे। सो लेट अस अस्यूम ये कोई क्यूब है, और क्यूब का ये बॉडी सेंटर्ड, दिस इज बॉडी डायगोनल। ओके, बॉडी डायगोनल मतलब क्या है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाला दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। सो बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है, बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3 × a। करेक्ट, ये कोई क्यूब है। ओके, सो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को जोड़ दीजिए, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। करेक्ट, तो ये बॉडी डायगोनल को मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ जो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, यानी कि बॉडी डायगोनल के भी सेंटर पे होगा। तो लेट अस अस्यूम यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और वो पार्टिकल जो जगह होगा वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका वहाँ पे होगा। और उसके बाद क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है कि आपके हर उस बॉडी डायगोनल के 1/4 पार्ट पे, बॉडी डायगोनल के 1/4 पार्ट पे, यानी कि 1/4 क्या हो सकता है, ये आधा मान लो तो ये यहाँ पे होगा या ये यहाँ पे होगा। करेक्ट, सो बॉडी डायगोनल के 1/4 के पार्ट पे, तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। पूछ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। करेक्ट, ये मिनिमम डिस्टेंस है। व्हाट इज दिस मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ दिस वन। ओके, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ दिस लेंथ। So √3 का 1/4 is this. So this is the minimum distance. इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये बता सकते। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 59 क्या बोल रहा है कि 59 है द इफेक्ट दैट मेक्स 2,3 डाइमिथाइल 2-butene मोर स्टेबल दैन 2-butene। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर बोथ। दिस इज 2-butene and this is 2,3 dimethyl butene and this is normal 2-butene। ओके, सो हमने दोनों ब्यूटेन ड्रॉ कर लिया। अब पूछ रहा है द इफेक्ट दैट मेक्स दिस पार्टिकुलर अल्कीन मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। सो आप सीधी सी बात देख लो, यहाँ पे क्या है 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी कि यहाँ पे 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। और यहाँ पे क्या है 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी कि यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कम है। सो क्या रूट क्रॉस क्या होगा आपका, हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। यही क्या है आपका ज़्यादा है कंपेयर। तो अगर आप ऑप्शन देखो, सो द इफेक्ट, सो विच इफेक्ट इज मोर हियर, हाइपर कंजुगेशन इज मोर हियर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, एक मॉलिक्यूल गिवन है, आपको IUPAC इसका निकालना है। लेट अस राइट द मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O देन दिस इज डबल बॉन्ड देन CHO ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर CCS। ओके, तो ये आपका सिंपल गिवन है। अब आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम कहाँ से शुरू होता है,
मेन फंक्शनल ग्रुप से आप नंबरिंग करना शुरू कीजिए। इन सब में मेन फंक्शनल ग्रुप आपका CH है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। फिर क्या कीजिए कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट का ट्रीट हो जाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5, सो दिस इज द पेरेंट्स चेन। ओके, नाम स्टार्ट करेंगे। दिस इज प्रोपेन, सो दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, दिस इज योर कीटो ग्रुप एंड दिस इज अल्कीन ग्रुप। तो K and P, सो कीटो पहले आता है, सो लेट अस राइट 3 कीटो, देन हाउ मेनी 2 प्रोपाइल, फिर क्या आएगा 5 दैट इज पेंट, फिर क्या पेंट 4 इन, देन दिस कार्बन दिस इज एल्डिहाइड सो इन। ओके, सो ये आपको हो जाए। देखो सर्च करो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, सो आप थिंक ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर रहा है। ठीक है, सो 3 कीटो 2 प्रोपाइल पेंट 4 इनर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? 61 बोल रहा है द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 गिवन है। ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, सो K क्या होता है? K कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट टेम्परेचर A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT के रूप में इसको लिख सकते हैं। यही एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपका दोनों K1 एंड K2 का गिवन है। सो व्हेन K1 इज इक्वल टू K2, जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, सीधी सी वैल्यू लिख लें। तो 10 टू द पावर 16 इंटू e टू द पावर माइनस 2000 बाई T हैज टू बी इक्वल टू 10 टू द पावर 15 इंटू e टू द पावर माइनस 1000 बाई T। ओके, तो दोनों को बराबर कर दिया है। K1 इज इक्वल टू K2 यही पूछ रहा है, टेम्परेचर आपको निकालना है। तो दिस 10 यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज 10 इज इक्वल टू e to the power minus 2000 by T that is equal to e to the power minus 1000 by T। अप्लाई log बोथ साइड, दोनों साइड अगर log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सो दिस विल बी 2 this is 3 log 10, so this is प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2000 by T that is equal to माइनस 1000 बाई T। करेक्ट, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग अप्लाई किया। सो दिस इज log 10, दिस इज log E। सो ये log E10 क्या हो जाएगा 2.3 इंटू log 10 हो जाएगा। तो ये 2.3 बाहर की तरफ आ गया। अब ये क्या है, इसको उठा के इधर ले जाइए। सो जब ये नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज 2.3 इज इक्वल टू 2000 बाई T माइनस 1000 बाई T। So what is this? 1000 by T is equal to 2.3. So T is equal to 1000 by 2.3. And this is I think this is now coming to next problem. So again next problem is organic, and this is 62. प्रॉब्लम 62। now क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव फॉर डिकार्बोक्सिल। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, हमने किस टेस्ट में किया था, FST लेवल में भी किया था कि मैक्सिमम रिएक्टिव फॉर डिकार्बोक्सिल। तो मैक्सिमम रिएक्टिव होने के लिए क्या है, आपको कार्बो एनायन जनरेट कीजिए और देखिए जो कार्बो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो आपका काम है कार्बो एनायन जनरेट कीजिए और उसके ऑर्डर को देख लीजिए। तो हम सारे ऑप्शन के कार्बो एनायन को लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल CH2COOH, ओके, एंड डबल जनरेट कार्बो एनायन। सो दिस इज योर कार्बो एनायन। फॉर सेम फॉर द ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, COH डबल बॉन्ड
again generate carboanion. So this is your carboanion. Coming to option 3. Option 3, COOH double bond O. So again generating carboanion. This is negative with the carbon. Now the fourth one is and oxygen is here and this is your कार्बोनाइन. अब आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है सब में. तो देखो कि आखिर ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को या तो इंडक्टिव या रेजोनेंस स्टेबल कर सकता है. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा. तो क्या है, हल्का सा स्टेबल तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब इसकी बात कर रहे हो तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस से स्टेबल कर सकता है. तो ये रेजोनेंस से स्टेबल कर सकता है. तो जब रेजोनेंस से स्टेबल कर सकता है तो ये बंदा सबसे आगे निकल जाएगा. ठीक है, बाकी सब में रेजोनेंस नहीं. ठीक है, तो जो आपका जो ऑप्शन बी है उसमें क्या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा कार्बोनाइन का, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव. नाउ कमिंग टू 65. ओके, सो आई थिंक 64 क्या है, 44 ग्राम ऑफ सैंपल क्या है, कंप्लीट कंबशन के बाद CO2 और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है. सो मुझे नहीं पता ये सैंपल क्या है, पर आई नो दैट ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा होगा, और कंबशन की बात है तो ऑक्सीजन ही रिएक्शन कर रहा है एंड गिविंग CO2 प्लस H2. जब CO2 एंड H2 है, सो दिस इज 88 ग्राम एंड दिस इज 36 ग्राम. ये 36 ग्राम है, ये 88 ग्राम है. इसका मतलब क्या है कि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 2. वाटर के 18 है, 36 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 2 मोल. और ये क्या होगा 44, सो डिवाइड बाई 44, सो अगेन दिस इज 2 मोल्स. इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ CO2 बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H2O बन रहे हैं. इसका और क्या मतलब है कि 2 मोल ऑफ कार्बन होंगे यहाँ पे. ठीक है, और क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम. अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम होने ही चाहिए. ठीक है, बड़ा सिंपल. और इन्होंने क्या बोला 44 ग्राम, यानी ये सैंपल का वेट 44 ग्राम है. तो 44 ग्राम है, यानी 44 माइनस ये 2 कार्बन आ गया, तो 2 कार्बन का वेट कितना होता है 24 प्लस 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने बच गए 28, 44 माइनस 20 18, यानी कि 18 ग्राम अभी भी कुछ बचा हुआ है. वो 18 ग्राम क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो तो प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं बन रहा. ठीक है, तो यानी वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. करेक्ट, दिस इज 16. ओके, 16. तो अगर आप देखो कि इस 16 का मतलब है कि ये है ऑक्सीजन का मास. कितना ऑक्सीजन, तो देख लो 16 का मतलब एक ही तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन भी हो जाएंगे. तो वाओ C2H4 on O. दिस इज द करेक्ट वैल्यू. करेक्ट, ये क्या है आपका करेक्ट फॉर्मूला फॉर द गिवन अननोन कंपाउंड. नाउ कमिंग टू 65. ओके, 65 में क्या बोल रहा है कि COH को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया. जब भी COH को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, OH रिप्लेस हो जाएगा, तो यू विल हैव ASC डबल बॉन्ड O NH2. ओके, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2. सो दिस इज योर A, दिस इज योर अमाइड. नाउ जब अमाइड को Br2KOH, सिंपल है, जब अमाइड को Br2KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन रीअरेंजमेंट. करेक्ट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, यानी कि ये NH2 घूम के यहाँ पे पहुँच जाता है और CO गायब हो जाता है. हॉफमैन रीअरेंजमेंट, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है Br2KOH. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट. तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आपने अभी अभी बना दिया है एनिलीन. ठीक है, एनिलीन हमारा बनके तैयार है. जब एनिलीन द मोमेंट यू सी CH3CKOH, ये क्या है, हॉफमैन टेस्ट है. क्या है, ये कार्बिलामिन टेस्ट भी है, और सॉरी ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, और इसको हॉफमैन टेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट करता है प्राइमरी अमीन के बारे में. ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी अमीन है वो क्या फॉल्स स्मेलिंग टेस्ट देता है. एंड व्हाट इज दैट फॉल्स स्मेलिंग टेस्ट, किस कंपाउंड के कारण, आइसोसाइनाइड बनाने का. तो जो भी प्राइमरी अमीन है वो क्या करेगा, ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, वो यानी कि आइसोसाइनाइड बनाएगा. तो जब भी आप CHCl3
KOH की यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉल स्मेलिंग एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज आइसोसाइनाइड एंड दिस इज प्राइमरी अमीन है तो ये भी आपका आइसोसाइनाइड बनाएगा एंड व्हाट इज दैट, दिस इज NC। ओके, दिस इज द पार्टिकुलर ग्रुप हमारा, पार्टिकुलर कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो दिस इज योर आइसोसाइनाइड कंपाउंड। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा 65। ओके 65 हमने डिस्कस किया। 66 क्या है, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2। अगेन दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, सो सिंपल सी बात है, आप 66 में क्या करोगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की बात कर रहे हैं ये, तो दिस इज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि NO2 ऐड होने वाला है, तो आप NO2 ऐड कर दो यहाँ पे, तो आप दिस इज योर ए। नाउ इसको क्या किया आपने, FeHCl HNO2, अगेन HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइल्यूटाइजेशन। ठीक है, तो FeHCl के कारण ये NO2 क्या होगा, ये NO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये NO2 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NH2 में, और फर्दर रिएक्शन HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइल्यूटाइजेशन। सो ये आपका जो आएगा FeHCl, स्टेप नंबर 2 HNO2 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन, so you will have something like this, and 2 positive। okay, तो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। नाउ जब डाइजोनियम सॉल्ट को आप किसी भी ऐसे मीडियम से रिएक्शन करवाते हो, खासकर ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो वो क्या करता है, अपने अल्किन फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अपने अल्किन फॉर्म में बदल जाता है। तो जब वो उसके पार्टिकुलर अल्किन अपने फॉर्म में बदलेगा, यानी कि CH3OH की बात करो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँचेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँचेगा, तो जब ये यहाँ पहुँचा तो क्या बन गया, ये बदल गया अपने, यानी कि आपके सामने आ गया बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, RN2 हो सकता था। अगर कोई एल्काइल होता तो वो अपने अल्किन फॉर्म में बदल जाता, ये अराइल है तो ये अपने बेंजीन फॉर्म में वापस आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि आपको नाइट्रो ग्रुप डालना था, सो दिस इज नाइट्रोबेंजीन। फिर आपने क्या किया, FeHCl से NO2 को बदल दिया NH2 में, तो आपने रिड्यूस किया। अब वो NH2 क्या किया, HNO2 और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन, सो दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे बेंजीन में बदल जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू 67 क्या है, PCl5, ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज PCl3 एंड Cl2। तो सिंपल लीच प्रिंसिपल की बात करें तो इन्होंने पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो इनर्ट गैस आएगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, वो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। याद रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी अलग हो जाता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा है तो के की वैल्यू तभी बदलती है, जब के की वैल्यू तभी आप अल्टर कर सकते हो जब आपने पार्शियल प्रेशर को चेंज कर दिया या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तभी क्या होता है, रिएक्शन शिफ्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, पर अगर आपने टोटल प्रेशर तो इंक्रीज किया और पार्शियल प्रेशर को कुछ नहीं किया तो क्या होगा, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा। तो इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया तो उसने क्या पार्शियल प्रेशर के साथ दूसरे गैस के, यानी इसके और इसके पार्शियल प्रेशर के साथ छेड़खानी नहीं करी, यानी कि क्या है कि इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं करेगा। इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप क्लोरीन गैस डालोगे यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आपने बढ़ा दिया है तो क्या इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो बैकवर्ड की तरफ आपका रिएक्शन जाएगा। तो आपका इन्होंने बोला है फॉरवर्ड, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, यानी कि इफ यू सी ऑप्शन सी क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है, आपने इनर्ट गैस डाला है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने इनर्ट गैस डाला तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज की तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है।
क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे रहे हो तो क्या है, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम जब आप रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का कम हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ले चैटेलियर से बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए। तो कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा PCl5 रिएक्शन करके क्लोरीन बना, यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो आपने क्या किया, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। अगर डी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सेम थिंग। ओके, नाउ ऑप्शन ई, इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप PCl5 ज़्यादा से ज़्यादा डालते हो तो क्या हो जाएगा, इसका आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, और ले चैटेलियर से बोलेगा कि आप बताए इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कीजिए। कैसे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा को रिएक्शन करवा लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्लोरीन ही तो बनाएगा। ओके, सो आपका सी डी ई करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 68 क्या है कि इक्वल मोल ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन है, इक्वल मोल, सो Na इज इक्वल टू Nb, सो क्या बोल सकते हैं, XA इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू 0.5, करेक्ट, मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गए उनके। उन्होंने क्या बोला कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज गिवन, सो आप क्या निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू XC, करेक्ट, दिस इज द पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका। तो बेंजीन का अगर हम निकाले हैं, सो बेंजीन का P0 गिवन इज 700 इंटू 0.5, सो दिस इज दिस 350 mmHg। सिमिलरली अगर आप किसका निकालो, टॉल्यूइन का निकालना चाहो तो PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P0 ऑफ B इंटू XB इज इक्वल टू 600 इंटू 0.5, अगेन दिस इज 300। ओके, ये 300 आ गया। पूछ क्या रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, करेक्ट, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन वी हैव कैलकुलेटेड 350। व्हाट इज टोटल प्रेशर, एडिशन ऑफ सारे पार्शियल प्रेशर, सो 350 प्लस 300, सो दिस इज 650, so you have 35 by 65, search for the option, this is 35। अगर यहाँ पे 70 होता तो 0.5 में बदल जाता, पर नीचे की वैल्यू थोड़ी सी कम है, करेक्ट, नीचे की वैल्यू थोड़ी सी कम है, so this will be 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। सर्च कीजिए ऑप्शन जो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो कौन सा ऑप्शन है जो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 हो। आपका मन हो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। So, which of the following, question number 70 we are discussing, which of the following condition will increase the voltage of the cell? So, let us write, अगर आपको voltage increase करना है यानी कि E cell increase करना है, so E cell के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E is equal to E0 standard value minus 0.059 divided by number of electrons and into क्या होता है ये log of K, log of K। सो यहाँ पे पार्टिकुलर रिएक्शन है, इसका हम K वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है इस पार्टिकुलर रिएक्शन का। आपका काम क्या है, इस E को बढ़ाना। इस E को बढ़ाने के लिए या तो आप इसको बढ़ा दीजिए या तो इस वैल्यू को कम कर दीजिए। ठीक है, यही कर सकते हैं, या तो आप इसको बढ़ाइए नहीं तो इसको कम कर दीजिए। तो इसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इज 2 हियर, सो पुट 2 हियर। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कॉपर +2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, कॉपर +2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए, या आप Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर्च कीजिए ऐसा ऑप्शन, या तो आप कॉपर +2 के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो या Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है,
तो आप सर्च करोगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाए, Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, तो Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 70। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट AS2S3 is oxidized to arsenate and sulfate, so AS2O3 ये किस में बदल जा रहा है, सल्फेट SO4-2 एंड ASO4-3, करेक्ट, इसमें वो बदल जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें बदल जा रहा है तो आप सर्च कीजिए कौन सा ऐसा, इन्होंने पूछा व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर इज द व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज S3, करेक्ट, S3 है तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट डालें, दिस इज +6, this is -2, then what will be, this is +3, then what will happen to this one, putting that so यहाँ पे डालो आप 8 this is +5, everything is over now। अब आपका काम क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे कैसे कितने हुए वो देखना है। तो पहले सल्फर की बात करें तो सल्फर 3 है, 3 यहाँ डाल दें तो ये कितने हो गए, एक सल्फर से टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 8, करेक्ट, 8, so 8 × 3, so टोटल 24 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक AS से आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, सो 2 AS है तो 2 × 2 दैट्स 4, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं वही बताता है एन फैक्टर। आप बोलोगे सर जी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नो, आपका काम क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनना, सो टोटल नंबर इज 24 + 4 दैट इज 28, सो 28 इलेक्ट्रॉन गेटिंग ट्रांसफर्ड इन दिस होल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा कि एन फैक्टर क्या हो जाएगा, n = 28। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द आइसोमर ऑफ C6H4Cl2 दैट इज द डाइक्लोरोबेंजीन, ओके, हैविंग इक्वल डाइपोल मोमेंट ऑफ, सो आपका है ये C क्लोरोबेंजीन, ड्रॉ कीजिए क्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है बेंजीन सिंपल, ओके। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, 0 है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दिख रहा है। तो आपका काम क्या है कि डाइक्लोरोबेंजीन में ऐसा कौन सा है जो इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी कि दोनों क्लोरीन अगर एक दूसरे को क्या करें, काउंटर बैलेंस कर ले तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो वो क्या होता है आपका, दिस हैज टू बी इक्वल टू, अगर एक क्लोरीन ऊपर वाला नीचे को बैलेंस कर ले तब ये पॉजिटिव है, यानी कि पैरा क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। नाउ इसकी बात करें तो आपको पता है कि जब आप 120 डिग्री पे रखते हो, 120 डिग्री पे रखते हो तो क्या होता है, उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो उसके इक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, करेक्ट, किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर 120 डिग्री पे आ जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अगेन ए हो जाता है। तो आप 120 पे रखिए इसको, तो 120 का मतलब ये है कि एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ना आके यहाँ पे आएगा, तभी तो 120 डिग्री बनेगा। सो दिस इज व्हाट मेटाक्लोरो। सो दिस विल बी कंपेयर्ड टू मेटाक्लोरो, okay, this is metachloro and this is para, so this is your metachloro and this is your parachloro, तभी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू डेटोल, डेटोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेटोल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, अपने जितने भी वुंड्स हैं उसके ऊपर उसका यूज़ करते हैं ताकि जो है वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दिखाए, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो उसको रोके। तो ये क्या करता है, वो एंटीसेप्टिक का यूज़, उसका एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74। So this Dettol things, antiseptics, antipyretics, all this has to
हैज़ टू बी आपको टेक्स्ट बुक के पास जाइए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से थॉरोली पढ़ लीजिए कि कौन सी चीज़ें कैसा काम करती हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा कि एंटीबायोटिक्स कौन सा है, एंटीसेप्टिक्स कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 74 में क्या है कि MnO4 आप करा रहे हो कि MnO4 का दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज साइक्लोहेक्सिन कि MnO4 के साथ रिएक्शन कराया, इवन इन एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपने और उसको हीट भी कर दिया तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल फॉर्म लाइक दिस। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके इसमें बदल जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस पार्टिकुलर एसिड का नाम है एडिपिक एसिड। क्या, एडिपिक एसिड। नाउ एडिपिक एसिड का इन्होंने किसके साथ रिएक्शन कराया, दिस इज एनमोल, सो दिस इज आल्सो एनमोल। इसके बाद उन्होंने इसका रिएक्शन कराया है हेक्सामिथाइल, करेक्ट, हेक्सामिथाइल डायमीन। द मोमेंट मैं एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन को देखा मुझे समझ में आया कि दिस इज द मोनोमर, ये दोनों मिला के किसी पॉलीमर का मोनोमर्स बनाते हैं। सो दिस प्लस NH2 CH2 6NH2 hexamethyl diamine plus adipic acid will give you nylon 6,6। ओके तो नाइलॉन 6,6 का ये दोनों मोनोमर्स है, ये दोनों ऐड होके नाइलॉन 6,6 बनाते हैं। ओके सो आपका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, सॉरी पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, नाइलॉन 6,6 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 क्या बोला कि कंपाउंड विद C4H11 and N as molecular formula can exhibit position isomerism, correct। position isomerism कैसे, 1 2 3 4, या तो N यहाँ पे आ सकता है, करेक्ट, या N यहाँ पे आ सकता है, तो वो पोजिशन आइसोमर शो कर सकता है। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि मेटामरिज्म, करेक्ट, मेटामरिज्म भी शो कर सकता है, या तो N ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, तो ये मेटामर्स भी शो कर रहा है। फिर फंक्शनल आइसोमर, सो दिस इज आल्सो फंक्शनल आइसोमर, या तो ये प्राइमरी अमीन शो करेगा या सेकेंडरी अमीन शो करेगा, तो फंक्शनल आइसोमर भी वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों के तीनों शो कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन 76 क्या बोल रहा है, 76 देखो, तो 76 में इन्होंने बोला कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल, तो सिंपल सी बात, दिस इज ऑक्सीडेशन करते हैं इसको, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिस प्रोसेस आपको नाम कुछ चीज़ें कभी कभी खासकर सरफेस केमिस्ट्री में कुछ थेरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन का है, और कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कौन से मेटल पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो जो बेसिक जो या खासकर डब्बे में जो गिवन होता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो सिंपल सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहा है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बन जा रहा है, वो आसानी से सॉल्व हो जाए। हाँ, फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी 1 मोल के लिए एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि हीट क्या है, रिएक्शन के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हीट रिएक्शन ले रहा है, यानी कि क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सर्च कीजिए कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव किस में है, तो इफ़ यू सी कि हमारे ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। फिर उन्होंने पूछा मैक्सिमम, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, सो +25 इज मोर, सो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें कुछ भी दूसरी चीज़ सोचनी नहीं थी। ना क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 78 क्या है, 78 द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड, सो वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करा तो HA+BOH, वीक एसिड वीक बेस फॉर्मिंग सॉल्ट AB+H2O, ठीक है, ये आपका वीक एसिड वीक बेस का सिंपल सा रिएक्शन लिख सकते हैं इसको। अब बोल रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ और द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का क्या फार्मूला होता है,
अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के बी बाई के ए, करेक्ट। ठीक है, दिस इज द सिंपल इक्वेशन फॉर योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर आप इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख रहे हो तो यहाँ पे हमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स नहीं दिख रहा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। और के ए बी एंड के डब्ल्यू वो भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ए के बी एंड के डब्ल्यू आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एच है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो तो इन्होंने क्या है, मोलैरिटी इन्होंने सॉल्ट की 0.5 डाल दी, तो क्या फर्क पड़ता है, जो आपका पहला आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस था वो बाद में भी रह जाएगा, आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है तो भी, यानी कि 5% इनिशियली था, तो H इज इक्वल टू 5% फाइनल भी रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होता है हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 क्या बोल रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 82 इंटरनल एनर्जी, सो आइडियल गैस प्लस आइसोथर्मल, ठीक है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन दिखे तो याद रखिए हमेशा कि आइडियल गैस प्लस आइसोथर्मल दिख रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हो, बदल नहीं रहे हो, और इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं तो आपका इंटरनल एनर्जी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए। फिर से, किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए आपका अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज जीरो भी हम ऐसा मानते हैं। तो क्या होता है, ये टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इन्होंने बोला कि ऑप्शन आप देखो तो एक्सपेंडेड, तो हम कोई भी प्रोसेस कर लें, क्या है, अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। कैसे बदलेगा, बदल सकते हैं। अगर आपने ए मॉलिक्यूल ए लिया, ठीक है, आपने बी लिया, ठीक है, इसके पास लेट अस अज्यूम इसके पास 1 किलो जूल इंटरनल एनर्जी है, इसके पास 2 किलो इंटरनल। अगर दोनों को मिला दिया तो दोनों की एनर्जी बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी 3 किलो जूल। तो अगर आप मॉलिक्यूल से ऐड कर दे रहे हो तो वो भी तो अपनी एनर्जी लेके आएगा, तो वो तो बदल सकता है, पर क्यों वो बदल सकता है, या फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं, ठीक है। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी एनर्जी लेके आए, तो टोटल एनर्जी तो बढ़ ही जाएगी, करेक्ट। तो टोटल एनर्जी तो बढ़ी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जा रहा है, तो आपको इंटरनल एनर्जी को तभी बढ़ा पाओगे जब आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसको ऐड करते चले जाओ, तो टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। पर क्या है कि आप बोलोगे कि एक्सपेंड कर दे, डिक्रीज कर दे, प्रेशर इंक्रीज कर दे, तो उस सारी चीज़ों से क्या है, इंटरनल एनर्जी गैस आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 क्या बोल दिया, इफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट M2X QI2 and PZ3, so let us write everyone, so what is this M2X, so M2X को क्या हो जाएगा 2M प्लस, यानी कि 2S प्लस S, यानी कि KSP क्या हो जाएगा 4SQ, करेक्ट, 4SQ, ठीक। उसके बाद QI2 की बात कर रहे हो, QI2 अगेन S प्लस 2S, so this is KSP is again KSP again 4S स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड की बात कीजिए, तो थर्ड भी है PZ3, so क्या हो जा रहा है यहाँ पे S, यहाँ पे Z3 यानी कि 3Z, so 3S, so ये क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू 3S टू द पावर 3 इंटू S, कितना हो जाएगा 9S टू द पावर 4, करेक्ट।
अब इन्होंने क्या बोला, एस की वैल्यू है 1 से कम है, 1 से कम, जैसे ही हमने बोला एस की वैल्यू 1 से कम है तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई, एस की वैल्यू 1 से कम मतलब ये सबसे छोटी हो गई, तो ये कौन सा है, PZ3 का जो KSP वैल्यू है वो सबसे कम होगा, और इन दोनों का KSP 4s³ बराबर है, ठीक है, 4s³ बराबर है, तो क्या है M2x NQY2 बराबर एंड PZ3 सबसे छोटा, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नाउ कमिंग टू 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आइसोटोन्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स अंडरलाइन n, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। दूसरा क्या है, आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, करेक्ट। आइसोटोप्स मतलब कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए पर उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, तो आइसोटोप्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, रॉन्ग, सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट, ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88, 88 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, दिस इज सरफेस और जो मॉलिक्यूल्स आया वो यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है, या तो केमिकल वो तो इसका जो बॉन्ड एक्सटेंट जो होता है बॉन्ड को वो तो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो प्रकार अलग अलग होते हैं, पर क्या है, वो आएगा, मॉलिक्यूल आएगा और सरफेस पे क्या होगा, अटैच होगा, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जितना कम होगा अटैचमेंट उतना आसान होगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा अटैचमेंट उतना कम होगा। तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब इंक्रीज करेगा तो ये इस सरफेस पे बाइंड होकर नहीं रह सकता, ठीक है, तो जब सरफेस पे बाइंड होकर नहीं रह सकता तो क्या होगा कि जो एड्सॉर्प्शन प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, करेक्ट, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, नहीं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भागना की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, कम हो जाना चाहिए, सो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस इन फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन, तो पहला है वाटर पॉल्यूशन टेक प्लेस ओनली ऑन सरफेस, रॉन्ग, जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बल्क वॉल्यूम में होता है, यानी हर जगह पे होता है, हर पार्टिकल्स के पास होता है, सो दिस इज द बल्क फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन, द सोर्स विच आर आइडेंटिफाइड एज वाटर पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉइंट सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स बोलते हैं, इन्होंने नॉन पॉइंट सोर्स बोला, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द सोर्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज वाटर पॉल्यूशन आर नॉन पॉइंट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, तो जिस सोर्स को हम लोग पता कर सकते हैं उसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं और जिसको नहीं पता कर सकते हैं दैट इज नॉन पॉइंट सोर्स, सो द सोर्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज वाटर पॉल्यूशन आर नॉन पॉइंट सोर्स, दिस इज द करेक्ट, ओके, तो ये आपके फिजिकल और ऑर्गेनिक के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे देखा, डिस्कशन किया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में आके पूछिए, ठीक है, उसके बाद में हो सकता है अगर आपको कोई दूसरे अगर कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत हो तो आप उससे पूछिए, हम उसके बारे में आपको आंसर करेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको देंगे और आपकी इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम आपको आगे अभी मिले, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं FST 12 का इनऑर्गेनिक का पार्ट का डिस्कशन, ठीक है, तो FST 12 का इनऑर्गेनिक पार्ट देखेंगे, फिजिकल और ऑर्गेनिक आपको राहुल सर ने बता दिया होगा, ठीक है ना, हम इनऑर्गेनिक पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका पहला इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको देखा था, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या होता है, ठीक है, आपको ऑप्शन देखा है, पहला ऑप्शन देखा है आपको BF3, नेक्स्ट देखा आपको NH3, थर्ड देखा आपको H2, ठीक है, नेक्स्ट आपको देखा इसमें इसको जिस तरह से बना रखा है लोगों ने, सेकंड देखा आपको BF3, फिर BCl3, फिर Bi3, ठीक है, थर्ड दे रखा आपको H2O, नेक्स्ट दे रखा आपको H2S, नेक्स्ट दे रखा आपको H2Se, ठीक है, एंड फोर्थ दे रखा आपको NO2 माइनस, आपको दे रखा है NO2, फिर दे रखा है NO2 प्लस, ठीक है, कुछ इस तरह से दे रखा है ये,
ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बॉन्ड एंगल बताना है इन चारों में, है ना। इन चारों में आपको इनकरेक्ट बॉन्ड एंगल बताना है कि किसका इनकरेक्ट बॉन्ड एंगल है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो सबसे पहली चीज आप निकाल दीजिए उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना। कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया तो आपको बॉन्ड एंगल डिफरेंट बॉन्ड एंगल पता चल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर भी बनाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बॉन्ड एंगल वेरी कर जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ आप क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर। तो पहली चीज हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इसकी sp3, ठीक है ना। ये सबके हाइब्रिडेशन sp3। अब हाइब्रिड इसकी हाइब्रिडेशन sp2, तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा रहता है, 120 डिग्री रहता है। नेक्स्ट, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो सेकंड केस आता है आपको लोन पेयर चेक कर लीजिए। आप क्या चेक कर लीजिए, लोन पेयर, ठीक है। जिसमें ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल कम। अब हमें पता है कि एस्ट्रो में लोन पेयर ज्यादा होता है, इसका लोन पेयर कम होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोन पेयर पर्सन इज मोर, देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज लेस वेयर देयर आर मोर लोन पेयर्स। इसका ध्यान रखिएगा कि पहली चीज आपको हाइब्रिडेशन देखनी है, दूसरी चीज आपको लोन पेयर देखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये आंसर सही है, तो ये मतलब करेक्ट ट्रेंड दे रखा है। अब आप हमें इनकरेक्ट ट्रेंड ढूंढना है। नेक्स्ट आपका DF3 BCl3 BI3। अगर ध्यान से देखें तो इसकी हाइब्रिडेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडेशन है sp2। ये सबकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 विदाउट अ लोन पेयर। और जब भी इनमें लोन पेयर नहीं रहेगा, एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम। तो इन सब का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम। लेकिन इसने तो ट्रेंड कुछ और दे रखा है, व्हिच मींस ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास H2O, H2S, H2SC। अब ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, दीज आर ड्रैगो कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड है, ड्रैगो कंपाउंड, है ना। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, बट इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, इनमें हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, लोन पेयर भी सेम है, तो तीसरी चीज आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। पहली चीज आप क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें स्ट्रक्चर देखोगे। दूसरी चीज आप देखोगे लोन पेयर, तीसरी चीज आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो H2S का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2SC का बॉन्ड एंगल कम होगा। लास्ट चीज NO2 NO2 NO2+, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या होगी। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, NO2+ की हाइब्रिडेशन क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NO में, 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक चला गया, इससे सारे बॉन्ड बना दिए, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई आपकी sp। क्या हाइब्रिडेशन हो गई, sp। अच्छा, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, एक लोन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर के साथ बन गए, ठीक है। तो कितने हो गए, sp2। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, इसकी हाइब्रिडेशन, इसकी ध्यान से देखिए, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ठीक है। इसमें आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आपके पास एक लोन पेयर, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है आपके पास, लोन पेयर। या आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज उस पे है, ऑक्सीजन पे है, और यहां पर क्या आ गया आपके पास, ठीक है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर इसको देखेंगे तो इसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या देखेंगे, डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। NO2- को बना के देख लेते हैं। आपके पास NO2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके पास N है, ऑक्सीजन है, O होता है, आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है ना, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें लोन पेयर है, और NO2 में क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन में किसका रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसमें लोन पेयर होता है। तो अगर इसका रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत, मतलब उसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 54 को पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड कौन सा हुआ, जो एक्सेप्ट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करने वाला पाई इलेक्ट्रॉन को एसिड होगा। अब इसमें से कौन एक्सेप्ट कर सकता है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं NH3, आपको ऑप्शन दे रखा है F-, आपको ऑप्शन दे रखा है CO, और आपको ऑप्शन दे रखा है NH2 इथाइलिन डायमीन, है ना, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, CO आंसर सही होगा इसका, ठीक है ना। इसका आंसर सही क्या होगा, CO, क्योंकि आपको पता है ये कौन सी बॉन्डिंग दिखाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग दिखाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें से क्या हो जाएगा, पाई एसिड लिगेंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पाई एसिड लिगेंड। एसिड मतलब एक्सेप्ट करना, तो पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसका आता है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो उसमें है आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeH2O5NO।
इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बिलो स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिलो स्टेटमेंट में। पहली चीज, इट हैज आयरन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, इसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड आपसे पूछा गया NO इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अब यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही था हमारा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और हमें निकालना ही गलत स्टेटमेंट, हमें कौन सा स्टेटमेंट निकालना है, गलत स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, NO, जब NO को ध्यान से देखो तो NO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों ही डोनेट किए जा सकते हैं, ये दोनों ही डोनेट। तो ये कितने डोनर होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। जबकि NO प्लस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये NO प्लस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका ध्यान रखिएगा, NO इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, NO प्लस इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का समझिएगा कि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, यहां पर ध्यान रखिए कि आपसे करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि करेक्टनेस पूछी गई है, इनकरेक्टनेस पूछी गई है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपसे बोला गया है कि हॉल हेरोल्ड मेथड किसके लिए होता है, हॉल हेरोल्ड मेथड, ठीक है ना। हॉल हेरोल्ड मेथड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम बॉक्साइट से, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं हम, बॉक्साइट को हम क्या करते हैं, हम बॉक्साइट में से Al2O3 निकाल जाते हैं, रेड बॉक्साइट या व्हाइट बॉक्साइट में से Al2O3 और फिर उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, हॉल हेरोल्ड मेथड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हॉल हेरोल्ड मेथड फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, आपको O कंपाउंड दे रखे और उससे पूछा गया कि कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं ना, क्या बताने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें बहुत बार इनकरेक्ट पूछा गया है, याद रखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको याद नहीं रहता तो जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसमें इनकरेक्ट को लाइन कर दीजिए ताकि आपको याद रखे, अच्छा ये इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट उसने दिया, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दिया कि O3 and O2 are diamagnetic, O3 and O2 are diamagnetic। O3 तो हमें पता है is diamagnetic और इसको हम MOT से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पता है कि आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें हैं तो O2 इस पैरामैग्नेटिक, O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और वो अपने ऑड इलेक्ट्रॉन्स को जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे ऑक्सीजन में डोनेट करके क्या बनाता है, सारी पेयरिंग कर देता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। लेकिन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, O2 में कितने होते हैं, 16, O2 में 18, इवन इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ O2 प्लस O2 3 प्लस, सेकेंड ऑप्शन आपको लिखा है आउट ऑफ O2 प्लस एंड O2 माइनस, ओनली O2 इज O2 प्लस एंड O3, इसमें ऑप्शन में है O3, ठीक है। ये पूछा गया लीस्ट OO बॉन्ड लेंथ इज इन O2 प्लस, ये बोला गया लीस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है, O2 प्लस की। अब हमें इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लें। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है इसका, MOT के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है MOT के हिसाब से 2, ये बात समझ आती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 2। अब O2 में कितने होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 2.5। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इससे तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी, है ना, इससे हमेशा बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। तो लीस्ट नहीं, मतलब लीस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इससे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी ना। तो O2 से कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, O2 प्लस की। O2 से बॉन्ड लेंथ कम किसकी है, O2 प्लस की। अब आती है बात हम O3 की देखें, ठीक है। अब O3 के केस में हमें ये देखना है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है या ज्यादा है। अब O3 का कैसा होगा स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि आपके पास आउट ऑफ O2 प्लस एंड O3 में से लीस्ट बॉन्ड लेंथ इज इन O2 प्लस, सबसे लीस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है, O2 प्लस, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, O2 प्लस की है। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी पार्शियल डोनेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपके पास 2.5, अगेन यहां पर भी 2.5 ही, यहां पर कितना आएगा 1.5, यहां पर आएगा आपका 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, ठीक है ना। तो जब रेजोनेंस होगा तो 1.5, इसका कितना 2.5, इसका कितना 2। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3, इसी में ऑप्शन 3 पूछा गया कि O2 प्लस एंड O2 माइनस
इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें से उसने बोला कि सिर्फ O2 पैरामैग्नेटिक। हमें ये पता है कि O2 इज अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू MOT इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्या O2 प्लस एंड O2 माइनस पैरामैग्नेटिक नहीं है? ये दोनों भी पैरामैग्नेटिक है। 15 एंड 17 ऑल odd electron species are paramagnetic, that is definite। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, सारे के सारे odd electron species क्या हैं? पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों तो पैरामैग्नेटिक हो गई होगी। और इवन में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर इसने बोला सिर्फ यही पैरामैग्नेटिक, व्हिच मींस ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत। और हमें क्या ढूंढना था? हमें ये ढूंढना था कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें मिल गया अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 53 के बाद 63 के बाद 69 की बात करेंगे हम। 69 में पूछा गया है XeF6 FeF4 XeF4 का रिएक्शन O2F2 के साथ आपको दे रहा है O2, साथ में दे रहा है P, और इस P का आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। इस P का क्या निकालना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा O2F2 इज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जो P बन रहा होगा वो बन रहा होगा XeF6। P क्या बन रहा होगा? XeF6। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिंपल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। Xe में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। 6 कौन खा गया? फ्लोरीन। तो बचे कितने? 2। 6 कौन खा गया? फ्लोरीन। बचे कितने? 2। इन 2 को मतलब एक लोन पेयर है मेरे पास, एक क्या है मेरे पास? लोन पेयर। और 6 क्या है मेरे पास? बॉन्ड पेयर। तो 1 लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बेटा? 7। अगर 7 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3d3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d3। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाना चाहिए जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हमारे पास है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 79। सीधा 79 पे आ जाते हैं हम, सीधा जंप करके 10 क्वेश्चन जंप करके सीधा 79। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स किसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और मेटल कौन कौन से दे रखे हैं? Cr, नेक्स्ट दे रखा आपको V, नेक्स्ट दे रखा आपको Mn, और नेक्स्ट दे रखा आपको Fe, ठीक है। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब ये क्या होगा? 2+, ये क्या होगा? 2+, ये क्या होगा? 2+, ये क्या होगा? 2+, और ये कहां जा रहे होंगे? Cr3+ में। ये कहां जा रहे होंगे? V3+ में। ये कहां जा रहे होंगे? Mn3+ में। और ये कहां जा रहे होंगे? Fe3+ में, ठीक है। इस तरह से जा रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, हमें इसकी एनर्जी देखनी है कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो अब Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इस केस में Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 3d4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4, ठीक है ना। तो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6, ठीक है ना। आपके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब आपको बस बेसिकली देखना है कि सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। जो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? Mn वाली। और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस वजह से सबसे ज्यादा किसकी है? Mn2+। Mn के केस में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। कैसी होगी? मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक पूछा गया है। अब एक इसको समझने के लिए ना आपको एक बार अपने एल्कली मेटल्स वाले सिस्टम पे आना पड़ेगा। अब एल्कली मेटल्स सिस्टम में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। अब एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि आपके पास जैसे जैसे, अब सिंपल पहले तो मेटल को समझिए, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर is directly proportional to basic character, है ना। मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। बस आपको इतना समझना है। और आपको पता है कि लिथियम से सीजियम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। लिथियम से सीजियम जाने मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। व्हिच मींस जिसका साइज बड़ा है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, और उसी का बेसिक कैरेक्टर भी, हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर की भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको LuOH होल थ्राइस, ल्यूटेनियम होल थ्राइस, YB yttrium OH होल थ्राइस, नेक्स्ट आपको दे सीरियम OH होल थ्राइस, लास्ट है TB OH होल थ्राइस।
और आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें बताना है कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ध्यान रखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, F ब्लॉक में, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते समय या अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सीरियम से जब आप सीरियम से शुरू करते हो लैंथेनॉइड सीरीज, और सीरियम से जब आप लुटेटियम तक जाते हो तो साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, व्हिच मींस सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, सीरियम का। सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, सीरियम का, व्हिच मींस सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें हो गया, सीरियम में। सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें, सीरियम में। और अगर सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सीरियम में है तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो आपको कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, आपको बस एक सिंपल सा फंडा रखना है कि जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। उसके अगर मेटालिक कैरेक्टर नहीं समझ आए तो जिसका साइज ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। इतना ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एनहाइड्रस MgCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए एनहाइड्रस MgCl2 की बात करी गई है, व्हिच मींस वाटर का कंटेंट कम होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में आपको बोला गया है कि MgCl2, जिसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, MgCl2.6H2O, ठीक है, पास थ्रू HCl, ड्राई करंट ऑफ HCl, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पूछा गया है MgCl2 रिएक्शन, Mg का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा गया है MgCl2.6H2 की हीटिंग, और चौथा आपसे पूछा गया है MgSO4.7H2O की हीटिंग। अब ये तो पूरा पॉसिबल है कि हमें MgCl2 बनाना है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखें तो थर्ड वाले ऑप्शन में दिक्कत क्या है कि हम हीट कर रहे हैं, और जब हम उसको हीट कर रहे हैं ना तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि MgCl2 ब्रेक डाउन कर जाएगा, व्हिच मींस हम हीटिंग वाला मेथड नहीं अप्लाई सकते। इसमें हम इसने बोला कि हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हम हीटिंग वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हीटिंग वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब MgCl2 प्लस डाइल्यूट HCl की जब हम बात करते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन हम इसमें डाइल्यूट यूज किया। डाइल्यूट यूज किया मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल है व्हिच मींस वाटर ऑफ हाइड्रेशन आ गया, तो एनहाइड्रस कैसे मिला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, MgCl2.6H2O प्लस HCl। HCl क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को उसके साथ स्टीम के साथ उड़ा के ले जाएगा, और जब ले जाएगा तो इसको ब्रेक डाउन करने से भी मदद कर जाएगा और पानी भी हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस MgCl2 मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड इन, आपको दो कंपाउंड दे रखे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पूछा गया है कि K3CONO2 6 में, ठीक है, एंड K3COONO में किस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लग रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है और यहां पर कौन बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यहां पर सिंपल सी एक आइसोमेरिज्म लग जाती है, कौन सी आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसी आइसोमेरिज्म है, लिंकेज, क्योंकि दो डिफरेंट, आपके पास जो लिगेंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन उसकी बाइंडिंग डिफरेंटली हो रही है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें लगेगी। तो कौन सी आइसोमेरिज्म लगेगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सिंपल रिएक्शन बेटा, कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3। मैंने ये रिएक्शन कितनी बार करवाया है ना, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन हो तो HNO3 के साथ नाइट्रेट तो बनता है, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा। साथ में जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 है तो एक ही गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस, NO2 गैस। ब्राउन कलर की एक ही गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस, NO2 गैस। तो इसका ध्यान रखना है कि किसी भी मेटल के साथ अगर कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रेट बनेगा, साथ में NO2 बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है कि किसमें B2H6 प्रिपेयर होता है, इसमें B2H6 प्रिपेयर होता है। अब बाकी सारे रिएक्शंस, ठीक है, आप देखिए NaBH4 प्लस I2, NaBH4 प्लस I2 अगेन B2H6 प्रिपेयर करेगा, बिल्कुल सही बात है, NaBH4 प्लस I2, ये क्या करेगा बीच। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, आपके पास यहां पर B2H6 बन जाएगा, साथ में Na प्लस HI बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक डिफरेंट चीज होगी, सिनेरियो हो गया। बट आपको एक ध्यान रखिए, एक ऑप्शन में दे रखा है आपको B3N3
H6 reacts with water। अब यहां पर B2H6 बनाना मुश्किल है। क्यों बनाना मुश्किल है? क्योंकि बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर आप पानी डालते हैं, बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर आप पानी डालते हैं ना, तो हमेशा क्या बनाता है वो? H3BO3 बनाता है। बोरॉन के किसी भी कंपाउंड एक्सेप्ट B2O3 पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा कितने भी कंपाउंड ले लीजिए बोरॉन के, उसमें आपने अगर पानी ऐड कर दिया, अगर आपने एसिड भी ऐड किया लेकिन उसमें पानी प्रेजेंट था, तो ऑटोमेटिकली क्या कंपाउंड बनेगा? H3BO3। और अगर H3BO3 बन गया तो B2H6 नहीं बनेगा, which means इस केस में ऑप्शन नंबर 3 में आपका B2H6 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि B2N3H6 when reacts with water will not produce B2H6। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है, देखें क्वेश्चन नंबर है इसके बाद आपके पास B2H6 वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे बोला गया है कि अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स डार्क red flame and breaks down on heating, a substance which gives dark red flame and breaks down on heating on giving to give oxygen and a brown gas। अब brown gas दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। अब ध्यान रखिए कि सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन दे रखा आपको सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको बेरियम नाइट्रेट, फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ठीक है। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे बोला गया है कि आप ये बताइए कि कौन सा कंपाउंड एक तो डार्क रेड फ्लेम देगा, दूसरा आपको हीट करने पे ऑक्सीजन और ब्राउन कलर गैस देगा। अब याद रखिए सोडियम नाइट्रेट डिकंपोज करने पे कभी भी ब्राउन कलर गैस नहीं दे सकता, NO2 प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। अब ये बचे, अब इसमें पूछा गया कि कौन सा ब्रेड डार्क रेड फ्लेम देगा। अब आपको पता है कि ये मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता। अब बेरियम और स्ट्रोंशियम की बात करते हैं, तो बेरियम मैंने कैसे याद करवाया था, बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, विच मीन इसका फ्लेम टेस्ट क्या है, एप्पल ग्रीन, है ना। इसका फ्लेम टेस्ट क्या है, एप्पल ग्रीन, है ना, तो इसको याद रखना है, इसका फ्लेम टेस्ट है एप्पल ग्रीन। और स्ट्रोंशियम का क्या होता है, क्रिम्सन रेड, स्ट्रोंशियम का क्या होता है, क्रिम्सन रेड। तो वो यही बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि आपके पास एक तो डार्क रेड फ्लेम आएगी, दूसरा आपको हीट करने पे आपको ऑक्सीजन और ब्राउन कलर, ये दोनों हीट करने पे NO2 देंगे, ये दोनों हीट करने में क्या देंगे, NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन। चलो वो तो हट गया, वो तो सिंपल चीज हो गई, तो वो तीनों दे रहे थे। लेकिन डार्क रेड कलर की फ्लेम कौन दे रहा है, डार्क रेड कलर की फ्लेम दे रहा है स्ट्रोंशियम। डार्क रेड कलर की फ्लेम कौन दे रहा है, स्ट्रोंशियम। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इतने ही क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। होपफुली आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड आप मेहनत कर रहे होंगे। बहुत जरूरी है बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत करना। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए एंड यूटिलाइज करने के बाद कोशिश करिए कि आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट करें। हम यहां से इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी इवैल्यूएट करिए कि आप कहां लाइक कर रहे हैं, आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट FST 13 जब होगा तो उसके सोल्यूशन के साथ आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू।